स्टूडेंट आज हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप पढ़ना है। इसकी लास्ट फेज है और वो है इसकी लास्ट फेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ईटीसी भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। स्टूडेंट को अक्सर इस वजह से मुश्किल लगता है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो चलो देखो मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो स्टेप्स पढ़े, मेन स्टेप्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन के पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल में, जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको हमने नाम दिया ग्लाइकोलाइसिस का। और इस दौरान क्या हुआ? दो एनएडी प्रोड्यूस हुए, दो एनएडीएच प्रोड्यूस हुए और दो ही एटीपी प्रोड्यूस हुए। तो अब याद रखना है कि यहाँ पर के ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में अभी हम एनएडी देख लेते हैं कितने प्रोड्यूस हुए। ग्लाइकोलाइसिस में दो एनएडी प्रोड्यूस हो गए, एनएडीएच। ग्लाइकोलाइसिस में दो एनएडीएच प्रोड्यूस हुए। उसके बाद आपको पता है कि ये पायरोवेट जो है, दो पायरोवेट में से पहले एक पायरोवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोवेट कन्वर्ट हो गया किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जब पायरोवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, यानी ऑक्सीडेशन हुई पायरोवेट की, तो उस दौरान भी क्या प्रोड्यूस हुआ? उस दौरान भी एनएडीएच प्रोड्यूस हुआ। एक पायरोवेट से एक एनएडीएच प्रोड्यूस हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो दो पायरोवेट है ना, यहाँ एक पायरोवेट नहीं है, यहाँ कितने हैं? दो पायरोवेट। तो इसका मतलब ये दो पायरोवेट है, इनसे एनएडीएच भी कितने प्रोड्यूस होंगे? दो। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट है, इसमें भी कितने एनएडीएच प्रोड्यूस हुए? इसमें भी दो एनएडीएच प्रोड्यूस हुए हैं। अब उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में चला गया था, हमने देखा था क्रेब्स साइकिल में गया। यहाँ पर कौन सी साइकिल चली? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चली। क्रेब्स साइकिल में भी एनएडीएच रिलीज हुए और क्रेब्स साइकिल में जो एनएडीएच रिलीज हुए, एक पायरोवेट से जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ तो कितने एनएडीएच बने थे? तीन एनएडीएच बने। फिर ये दूसरा वाला पायरुवेट कन्वर्ट हो, दो पायरुवेट है ना, एक तो नहीं है। पहले एक पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया होगा, फिर दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम में जो दूसरे पायरुवेट से बना है वो एंटर हुआ होगा क्रेब साइकिल में, तो तीन एनएडीएच जो हैं वो उससे बने होंगे। तो एक क्रेब साइकिल से तीन एनएडीएच बन रहे हैं। लेकिन जब पायरुवेट तो यहाँ दो है ना, तो दो पायरुवेट में पहला पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हुआ और क्रेब साइकिल से गुजरा तो तीन एनएडीएच बने। फिर दूसरा पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, फिर इस क्रेब साइकिल से गुजरा तो कितने एनएडीएच बने? तीन। तो टोटल क्रेब साइकिल में जो एनएडीएच बने वो कितने बने? सिक्स। सिक्स एनएडीएच बनेंगे। और अगर एफएडीएच की बात करें, एफएडीएच टू की, तो वो एक बना था, एक क्रेब साइकिल से एक बना, तो दो दफा क्रेब साइकिल चलेगी तो एफएडीएच कितने बनेंगे? दो एफएडीएच टू बनेंगे। तो अब आप देख लें कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एनएडीएच निकले। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एनएडीएच टोटल निकले हैं। आप देख लें ये यहाँ पर जो है ये 4 हो गए, 10 हो गए और यहाँ पर क्या हो गए? ये 12। तो आप फिर यहाँ देख लेते हैं इसको। 12 जो है वो 12 एनएडीएच प्लस एफएडीएच। अगर एनएडीएच की सिर्फ बात करें तो एनएडीएच तो 10 है। एनएडीएच कितना है? 10। उसमें एक दो जो है वो क्या है? दो जो है एफएडीएच है। तो टोटल एनएडीएच और एफएडीएच मिलाकर कितने हो गए? मिलाकर हो गए ये 12। तो असल में ये बड़े काम की चीज है, ये जो एनएडीएच है ना, मैं इस एनएडीएच पर इस वक्त और एफएडीएच पर क्यों फोकस कर रहा हूँ? मैं इस वजह से फोकस कर रहा हूँ कि असल जो अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आने वाले हैं ना, यही है एनएडीएच और एफएडीएच टू। हुआ क्या है? ग्लूकोज ने क्या किया? ग्लूकोज ने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होके, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइज होके अपने इलेक्ट्रॉन और अपने हाइड्रोजन आइन, ग्लूकोज ने अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आइन किसको दे दिए? इस एनएडी को दे दिए और इसको एनएडीएच में कन्वर्ट किया।
और किसको दे दिए हैं, ये FAD को दे दिए हैं। मतलब ग्लूकोज ने अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, मतलब कह लें कि इसने अपनी एनर्जी, ग्लूकोज ने अपनी बॉन्ड्स की जो एनर्जी थी वो किसको दे दी, NADH को और FADH को ये एनर्जी दे दी। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल करना है इन्होंने, NADH ने और FADH2 ने। अब इस एनर्जी को जाकर क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इस एनर्जी को इन्होंने इस्तेमाल करना है ATP बनाने के लिए। इस्तेमाल किस लिए होंगे, एटीपी बनाने के लिए। और वो जो अब एटीपी बनेंगे वो किसके जरिए बनेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। क्योंकि 2 एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस में बन गए थे। इसी तरीके से 2 एटीपी, 2 क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी बने, 2 एटीपी, 4 एटीपी बन गए। लेकिन हमें पता है कि टोटल जो एटीपी बनते हैं, टोटल एटीपी कितने बनते हैं, टोटल एटीपी बनते हैं 36 यूकेरियोटिक सेल में। तो 4 तो बन गए, बाकी जो रह गए 4 एटीपी बन गए हैं। अब बाकी जो 32 एटीपी रह गए वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। और उनको बनाने में कौन हेल्प करेगा, NADH और FADH। किस तरह से बनते हैं इसको चले हम आगे जो है वो देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक दफा आपको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एक दफा फिर जो है वो मैं बता देता हूँ। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की हमने पढ़ा था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की हो गई आउटर मेम्ब्रेन। और ये हो गई इसकी फोल्डेड, हमें पता है ना अंदर की मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसे फोल्डेड होती है। ये हो गई इसकी फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, जिसके फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन। और बीच में सेंटर में, इसके सेंटर में जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाला स्पेस है, ये पिंक और येलो के बीच में जितना भी स्पेस नजर आ रहा है, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इन दोनों के दरमियान जो है, अब होता क्या है, जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। मैंने आपको कहा था कि आपको इसको माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमें आगे वाला स्टेप को समझने के लिए जरूरी है। अब एक चीज देखो, जितने भी NADH बने क्रेब्स साइकिल से, जो NADH बने, क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में होती है, तो जो NADH बने वो कहाँ गए, मैट्रिक्स में आ गए। पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से जो NADH बने वो भी मैट्रिक्स में आ गए। और क्रेब्स साइकिल में जो FADH हैं वो भी कहाँ हैं, वो भी इस मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं। और साथ में ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH बने थे वो भी कहाँ आ जाएंगे, वो भी इस मैट्रिक्स में आ जाएंगे। चलें, अब देखो इसके बाद दूसरी चीज, काम की बात, अब सुनो जो काम की बात है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, अब जाहिर सी बात है ये हर मेम्ब्रेन की तरह ये इनर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बनी होगी। इनर मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से ये इनर मेम्ब्रेन बनी है। अब इसका मतलब ये नहीं इनर मेम्ब्रेन डबल लेयर है, फॉस्फोलिपिड इसमें जो है वो फॉस्फोलिपिड की जो है वो 2 लेयर्स हैं। ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर इसमें हो गए। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, इस इनर मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखो प्रोटीन के ग्रुप को कहते हैं, बस इतना समझ लो कि प्रोटीन के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोटीन के ग्रुप को हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इधर देखो, ये पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को नाम दे देते हैं NADH। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को नाम दे देते हैं NADH, डिहाइड्रोजिनेज
कॉम्प्लेक्स डिहाइड्रोजिनेज NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ये एक प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर दो प्रोटीन है। आपकी बुक में उन प्रोटीन के नाम नहीं दिए हुए तो उनको छोड़ दें। वैसे तो उन प्रोटीन के अगर मैं आपको नाम बताऊं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो प्रोटीन जो मौजूद होते हैं, एक होता एक यहाँ पर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स में FMN होता है और FES होता है, लेकिन उसका नाम आपकी बुक में नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है याद करने की। इसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो आ जाता है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो होगा वो होगा दूसरा जो कैरियर यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक एंजाइम है। यहाँ पर होगा को एंजाइम क्यू। यहाँ पर क्या होगा? को एंजाइम क्यू। को एंजाइम क्यू के बाद फिर एक और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। यहाँ यहाँ पर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं, थोड़ा मुझे इसको नीचे बनाना चाहिए था, यहाँ एक दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है जो है FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसको हम कॉम्प्लेक्स 1 कह देते हैं। और FADH डिहाइड्रोजिनेज जो है इसको कॉम्प्लेक्स 2। ये कॉम्प्लेक्स 1 है और ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स 2 हो गया। इसके बाद तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है, यहां बना रहा हूं, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या है? ये जो मैंने बनाया है तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स 3 है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स 3 है। अगर हम इसमें देखें कि इसमें प्रोटीन कितने होंगे तो इसमें जो कंपाउंड वो 3 होंगे। इसमें 2 थे, इसमें 3 है। नाम आपकी बुक में नहीं बताए। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर वो है, यहाँ पर इस जगह पर इसको ले लेते हैं। ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स होगा इसको कहेंगे, लेकिन उस फोर्थ कॉम्प्लेक्स से पहले यहाँ पर एक और जो है वो साइटोक्रोम C भी मौजूद होगा। इधर एक ही, यहाँ पर साइटोक्रोम C भी मौजूद है। और साइटोक्रोम C के बाद फिर एक और कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिसको कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। इसमें भी 2 साइटोक्रोम होते हैं, एक को साइटोक्रोम A कहते हैं और एक को साइटोक्रोम A3 कहते हैं। इसमें जो 2 साइटोक्रोम होते हैं लास्ट वाले में, मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में। जबकि साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है वो कौन कौन से साइट, इसमें भी साइटोक्रोम होते हैं। एक होता है साइटोक्रोम B, एक होता है साइटोक्रोम, इसके अंदर बी होता है, और दूसरा इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है वो होता है साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। इसमें 2 ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तीसरा मैंने बनाया। तो ये पूरा जो है वो क्या मैंने आपको बताया, इसके अंदर कौन कौन से जो है वो कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं इस तस्वीर में, ये पूरी की पूरी तस्वीर नहीं, सिर्फ इतना, इसका ये वाला पार्ट ले लेते हैं, इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट जो है वो हम ले लेते हैं। इसी को जो है हम यहाँ पर आगे जो है मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ इतने पार्ट को लेकर। सही है ना? अब पूरे को पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को मैं यहाँ पर इस पूरे चेन को समझाने के लिए पूरा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ले रहा, बस इतना पार्ट लेकर इसको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो चलें इसको देखते हैं आगे चलकर।
तो चलें, सबसे पहले क्या हो गई, ये हो गई एक माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। वैसे तो फोल्डेड होती है, मैं यहाँ पर स्ट्रेट बना रहा हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम क्या करते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना, अभी मैंने आपको बताया, वो मैं यहाँ पर जो है वो बना देता हूँ। देखो, सबसे पहले बना देता हूँ कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले बना देता हूँ पहला वाला कॉम्प्लेक्स 1। और कॉम्प्लेक्स 1 जो है, इसको हमने कहा था, इसमें 2 प्रोटीन है तो इसको ऐसे बना देता हूँ, और इसको हमने नाम दिया था NADH डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, एक एंजाइम मौजूद होता है, और इस एंजाइम को हम कहते हैं कोएंजाइम क्यू। यहाँ पर क्या मौजूद है, कोएंजाइम क्यू मौजूद है। कोएंजाइम क्यू के बाद नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स मौजूद है नंबर 2 पर, वो है FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। और इसमें कितने प्रोटीन होंगे, इसमें तो टोटल प्रोटीन है वो है 3। नहीं, इसमें तो जो है वो 2, बेसिकली जो है वो 2 जो है इसके अंदर जो है वो प्रोटीन होंगे। वैसे प्रोटीन के नाम इसमें नहीं दिए हुए हैं, तो बस आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मली इतना देख लें कि ये FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें डिफरेंट जो है वो क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है यहाँ पर, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है, ये नंबर 1 हो गया कॉम्प्लेक्स, ये 2, और नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस, इसको कहेंगे साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3। ये कॉम्प्लेक्स 3 होगा। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स 3 के बाद साइटोक्रोम C होगा। यहाँ पर क्या होगा, साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C के बाद फिर एक और कॉम्प्लेक्स मौजूद होगा, लास्ट कॉम्प्लेक्स है, और इसको हम कहेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें साइटोक्रोम A होगा और साइटोक्रोम A3 होगा। तो ये 4th वन हो गया। चलें, यहां तक की बात हमने समझ ली कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जो हैं वो मौजूद होते हैं किसके अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जो हैं वो मौजूद हैं। अभी तक हमने ये बात जो है वो समझ ली। अब देखें, अब जो हम बात करेंगे वो ये है कि ये मैट्रिक्स है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब वो जो क्रेब साइकिल से, क्रेब साइकिल से, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट की जो ऑक्सीडेशन हुई थी, उससे ये जो NADH आए थे, ये NADH आए थे, और FADH जो बने थे। अब क्या होगा, ये NADH की तो पहले क्या हुई थी, इनकी हुई थी रिडक्शन, क्योंकि इनके इनके साथ हाइड्रोजन आकर अटैच हुआ था। अब यहाँ पर आकर ये क्या होंगे, ये रिड्यूस होंगे सब। रिड्यूस का मतलब ये है कि अब इनमें से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या होंगे, निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, मिसाल के तौर पे ये NADH आया, NADH अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को। इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को। बाकी जो इसके हाइड्रोजन आयन होंगे वो इसमें ही रह जाएंगे। मतलब NADH ने दोनों चीजें निकाल दी अपनी, हाइड्रोजन आयन भी निकाल दिए
और क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन भी अपने अंदर से जो है वो निकाल दिए। हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन तो चले गए इन कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे और हाइड्रोजन आयन इसके या प्रोटॉन कहाँ रह जाएंगे, इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर ही रह जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से जो है वो इसका, जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं कि ये NADH का इलेक्ट्रॉन पहले इधर आया, फिर ये जाएगा कोएंजाइम Q के पास जाएगा, कोएंजाइम Q से जो है ये जाएगा किसके पास, साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स के बाद साइटोक्रोम C के पास जाएगा, साइटोक्रोम C के बाद ये जाएगा किसके बाद, साइटोक्रोम ऑक्सीडेट कॉम्प्लेक्स के पास, और लास्ट में क्या होगा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए बैठा होगा ऑक्सीजन, जो कि अपने एटम्स में कन्वर्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से जो है स्ट्रोमा से, सॉरी इसमें जो मैट्रिक है इधर से क्या उठाएगा, इधर से हाइड्रोजन आयन उठाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। यानी जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, वो है ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो NADH ने जो इलेक्ट्रॉन दिया, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये मूव करता हुआ आखिर में किसके पास आ गया, ऑक्सीजन ने इसको लेकर और साथ में मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन उठा के क्या बना लिया, वाटर। अब उसके बाद इसी तरीके से ये NADH अपने हाइड्रोजन देते जाएंगे। अच्छा, FADH2 जो अपने हाइड्रोजन देगा या इलेक्ट्रॉन जो अपने देगा, वो NAD NADH रिडक्टेस को नहीं देगा। ये अपने जो हाइड्रोजन निकालेगा, इसमें से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसको, इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाएंगे FADH रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स को। FADH रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स के बाद इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे कोएंजाइम Q के पास, इसके भी एंजाइम इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के पास जाएंगे, फिर जो है वो साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स के पास, फिर साइटोक्रोम C के पास, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास, और आखिर में इसको भी वट ऑक्सीजन का एटम एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर के मॉलिक्यूल में। इनमें जो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये NAD डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ये भी फिक्स होता है इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स ये भी फिक्स होता है, और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स ये भी फिक्स होता है इनर मेम्ब्रेन में। लेकिन ये कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C ये मोबाइल कैरियर हैं, यानी ये मूव कर सकते हैं इधर से इधर। ये मूव कर सकते हैं, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को हम मोबाइल कैरियर कहते हैं। मगर अभी एक और बात हमने ये समझनी है कि ये हाइड्रोजन आयन तो इस तरह बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, इंटर मेम्ब्रेन इसके अंदर मैट्रिक्स में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहेंगे और हाइड्रोजन आयन जमा होते रहेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव किया है इधर से, इलेक्ट्रॉन मूव किया, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उससे क्या रिलीज होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगी। उससे क्या रिलीज होगी, उससे एनर्जी रिलीज होगी। और वो एनर्जी किस चीज में काम आएगी, उस एनर्जी को इस्तेमाल कर कर ये मिसाल के तौर पे NADP रिडक्टेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयन को पंप कर देगा कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसी तरीके से साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स भी क्या करेगा, इस एनर्जी को इस्तेमाल कर कर हाइड्रोजन आयन को कहाँ पंप कर देगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को पिक करेगा, प्रोटॉन को, और कहाँ जो है वो डाल देगा, ये डाल देगा, इसको पहुंचा देगा किसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। हुआ क्या, ये क्यों किया गया, असल में ये इस वजह से किया गया ताकि साइटो इन मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, कम किया जाए। मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन क्या कर दिए जाएं, कम कर दिए जाएं, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, यहां पर बढ़ा दिया जाए। यानी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा करना है, एक जगह ज्यादा हो जाए, दूसरी तरफ कम हो। जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे और मैट्रिक्स में कम होंगे, तो दोबारा ये मूव करना चाहेंगे किसकी तरफ, दोबारा ये इतने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फर्क आ गया, तो अब दोबारा ये मूव करना चाहेंगे किसकी तरफ, ये जाना चाहेंगे दोबारा मैट्रिक्स की तरफ। लेकिन मैट्रिक्स में जो ये जाएंगे, एक 5th नंबर पर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेस।
फिर एक और जो है वो यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी कह सकते हैं, जो कि क्या है, जो कि है एटीपी सिंथेटेज। इसमें क्या आ गया लास्ट में, एटीपी सिंथेटेज। अब ये एटीपी जो सिंथेटेज आपको नजर आ रहा है, इसके दो पार्टिकल होते हैं। ऊपर वाले पार्टिकल को एफ नॉट पार्टिकल कहते हैं और नीचे वाले पार्टिकल को क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल। होता क्या है, जब ये हाइड्रोजन आयन, अब वही वाली सेम आपने जो केमियोस्मोसिस पढ़ी थी, ये हाइड्रोजन आयन जब गुजर कर इससे मैट्रिक्स में जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से दोबारा लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाएंगे, तो उससे क्या होगा, इसकी एनर्जी को इस्तेमाल कर कर ये जो एफ नोट है, ये क्या करेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और इस तरह से क्या बनेंगे, इस तरह से ये एटीपी बनेंगे। एक एनएडीएच का जो मॉलिक्यूल होता है, ये कितने एटीपी बना सकता है, इसके बॉन्ड में कितना पावर होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी होती है, ये यहाँ से, तो कितने एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करवा सकता है, ये 3 जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करवा सकता है। एफएडीएच जो है वो कितने एटीपी प्रोड्यूस करा सकता है, उसके अंदर उसके बॉन्ड की एनर्जी कम है, तो वो सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस करवा सकता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस से एनएडीएच आए थे, उनकी भी एनर्जी थोड़ी कम होती है, उनकी यहाँ तक मूव करने में एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, तो वो भी 2 एटीपी प्रोड्यूस कराएंगे। तो अब देखो, मैं एक दफा फिर इसको जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, एक दफा फिर इस साइकिल पूरी जो है वो रिपीट करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और ये मैट्रिक्स हो गया। अब मैंने आपको कहा इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स लगे हुए होते हैं। ये पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दे दिया NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स 1। सही। उसके साथ यहां पर लगा हुआ है कोएंजाइम Q, और इसके साथ यहां पर मौजूद है एक और कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जिसको कह रहे हैं FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जिसको कह रहे हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसमें साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम एफ होता है, इसके अलावा साइटोक्रोम C1 जो है यहाँ पर क्या होता है, मौजूद होता है। इसमें साइटोक्रोम जो है वो बी होगा, और उसके साथ साइटोक्रोम C1 मौजूद होगा, यहाँ पर साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1। इसके बाद एक और जो है वो इसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक साइटोक्रोम सी। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटीन है, डिफरेंट प्रोटीन नहीं है। फिर एक और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसमें साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 होते हैं, और इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और साथ ही में यहाँ पर एक और जो है वो, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, प्रोटीन मौजूद होता है, और इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। ये क्या है, ये है एटीपी सिंथेटेज। अब होता क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया, कि जो NADH और FADH बने थे, जहां जहां बने, क्रेब साइकिल में बने, और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में बने, उसके बाद वो ग्लाइकोलाइसिस में बने, ये सब के सब कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये सब आ जाते हैं किसके अंदर, ये सब मौजूद होते हैं मैट्रिक्स में। अब होना क्या है, NADH जो ग्लूकोज ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, और हाइड्रोजन आयन दिए थे, या इलेक्ट्रॉन जो अपने दिए थे, किसको, NADH को, वो इसी काम के लिए दिए थे कि इन इन NADH के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनको किसको दे दो, इस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को दे दो। ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाई, ये सब के सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो होगा क्या, ये NADH और FADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। NADH अपना इलेक्ट्रॉन देगा NADH
कॉम्प्लेक्स 1 को, और FADH जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो किसको देगा, वो देगा FADH कॉम्प्लेक्स 2 को, और बाकी जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन रहेंगे वो अंदर ही रहेंगे। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज से पहले कोएंजाइम Q के पास गया, कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास, और उसके बाद फाइनली जो इसको एक्सेप्ट करता है वो कौन करता है, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से प्रोटॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। उसके बाद FADH ने जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो भी कोएंजाइम Q के पास जाएगा, कोएंजाइम Q के पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और उसका भी इसी तरीके से बाद में ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल। ये तो हमने कह लिया कि इलेक्ट्रॉन मूव करके गए हैं। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने का फायदा क्या था? इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जो एनर्जी यूज हुई, उस एनर्जी को यूज कर कर इन्होंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर थे, जिस तरह साइट NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ने मैट्रिक्स से जो है हाइड्रोजन आयन उठाए और कहाँ डाल दिए, ये डाल दिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ से भी इसने हाइड्रोजन उठा, इसने फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स ने भी हाइड्रोजन उठाए और कहाँ डाल दिए, ये डाल दिए किसमें, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और इसने भी हाइड्रोजन उठाए और कहाँ डाल दिए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप कर दिया गया, यानी इंटरमेम्ब्रेन मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन को कम कर दिया गया और किसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा कर दिए गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन ज्यादा होगा और यहाँ कम हो गए, तो हाइड्रोजन मूव दोबारा अंदर की तरफ जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और लेकिन मूव जो करेंगे वो किसके जरिए करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स के जरिए, जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेटेज। और इसके जरिए जब हाइड्रोजन अंदर की तरफ जाएंगे, तो इसके नीचे वाला, इसके दो पार्टिकल हैं, ऊपर वाले पार्टिकल को कह रहे हैं F0 और नीचे वाले को कह रहे हैं F1। F1 पार्टिकल एंजाइमेटिक काम करेगा और वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर किसमें कन्वर्ट कर देगा, ATP में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से टोटल ये बार-बार मूव करते रहेंगे और ATP कंटिन्यू बनते रहेंगे, है ना? टोटल जो है यहाँ पर 32 जो है वो क्या बनेंगे, ATP जो है वो बन जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं आपकी बुक की। आपकी बुक में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपकी बुक में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो नोट किए हैं। सही है ना? बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर दिए हैं। तो चलो इनको पॉइंट्स को देखते हैं, आपकी बुक क्या कह रही है इन पॉइंट्स के हवाले से। सबसे पहले तो आपकी बुक में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से, आफ्टर Krebs साइकिल मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2, यानी कहता है कि Krebs साइकिल के बाद ज्यादातर जो एनर्जी होती है, किसकी ज्यादातर एनर्जी जो ग्लूकोज की होती है, वो किसकी फॉर्म में मौजूद होती है, वो होती है NADH और FADH2 की फॉर्म में। क्योंकि ग्लूकोज ने अपनी एनर्जी जो है वो किसको दे दी है, NAD को और FADH2 को, अपनी एनर्जी अपने हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन की शक्ल में इनको दे दी। These two molecules enter into electron transport chain। और ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर ये बनाई है, देखें इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यही दो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, एंटर होंगे। यही दो मॉलिक्यूल एंटर होंगे, मतलब ये कि यही मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देंगे। इन दिस चेन द रिडक्ट द रिड्यूस NADH एंड FADH आर ऑक्सीडाइज, यानी NADH और ये FADH तो रिड्यूस हुए थे ना, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन लिए थे, अब इनका ऑक्सीडाइज होने का टाइम आ गया है। अब ये हाइड्रोजन जो लेकर आए थे, अब ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। एंड देयर इलेक्ट्रॉन आर पास अलोंग अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू द फाइनल एक्सेप्टर आई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। कहता है कि अब क्या होगा, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लिए, अब यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे NADP NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को, तो इनकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। फिर ये देगा कोएंजाइम Q को, तो इसकी NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की जो है वो ऑक्सीडेशन होगी, कोएंजाइम Q की रिडक्शन हो जाएगी। फिर कोएंजाइम Q जो है वो से एंजाइम कौन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स।
साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, ये उसकी रिडक्शन हो जाएगी। इस तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चलती रहेगी और आखिर के अंदर इसको कौन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहता है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंक्लूड यानी जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो अभी कंपोनेंट्स हैं वो कौन-कौन से होते हैं। तो देखो एनएडी एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बता चुका आपको पीछे होता है। एफएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ये भी बता चुका हूँ। कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो 3 और उसके बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स ये कौन सा है? 4th नंबर वाला कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बता दिए थे कि ये सारे के तमाम कॉम्प्लेक्स इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? ये मौजूद होते हैं इस तरह से। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद कहता है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन कैरियर टू नेक्स्ट यानी इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से नेक्स्ट कैरियर में जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इट्स एनर्जी यूज टू पंप प्रोटॉन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इससे तो उसकी एनर्जी जो है वो किस में इस्तेमाल होती है? उसकी एनर्जी इस्तेमाल होती है जिसके जरिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप करके कहाँ डाल देते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये है ना यहाँ ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन को ये पंप करके कहाँ डाल रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डालते हैं। अब इस ये इलेक्ट्रॉन को पंप करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुँचाने का काम कौन-कौन से कॉम्प्लेक्स करेंगे? एक तो एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स करेगा ये एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को पंप करके कहाँ डाल देगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। दूसरा साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स ये काम करेगा। हमें पता है कि साइटोक्रोम रिडक्टेज में साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 होते हैं। ये प्रोटॉन को फेंकेगा बाहर की तरफ। और तीसरा जो होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जिसमें साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 है। ये भी प्रोटॉन को बाहर की तरफ क्या कर देगा? ये पंप कर देगा। तो इन्होंने पंप करने का काम किया। बाकी एफएडीएच रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम सी ने ये काम नहीं किया। सिर्फ काम इन्हीं 3 कॉम्प्लेक्स ने इसको बाहर पंप करने के लिए कहा। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो NADH is oxidized when it react with NADH reductase complex यानी NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको किसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा NADH reductase कॉम्प्लेक्स के साथ तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को दे देगा इलेक्ट्रॉन नाउ मूव टू कोएंजाइम क्यू और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेगा कोएंजाइम क्यू की तरफ मिसाल के तौर पे ये कोएंजाइम क्यू है तो इसकी तरफ क्या कर जाएगा मूव कर जाएगा FADH ऑक्सीडाइज विद FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 यानी FADH जो ऑक्सीडाइज होगा FADH के जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स नहीं लेगा वो लेगा FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स उसके क्या ले लेगा उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा और उसके बाद इट्स आल्सो हैंड ओवर टू इट्स इलेक्ट्रॉन टू कोएंजाइम क्यू ये FADH भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको हैंड ओवर करेगा कोएंजाइम क्यू को उसके बाद साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स हैंड ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के पास और साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स अपने एंजाइम किसको हैंड ओवर कर देगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को जिसमें साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीजन और फाइनल एक्सेप्टर जो होगा इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या होगा वो होगा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फाइनली जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन और और ऑक्सीजन क्या करेगा उनसे इलेक्ट्रॉन लेके और हाइड्रोजन आइन फ्रॉम एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स के एक्वेस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन आइन लेके लास्ट में जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये पैसेज हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो का कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इसमें एक मिनट नेक्स्ट जो यहाँ पर है लास्ट जो है वो है केमी ऑस्मोसिस और है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अब आपको याद होगा कि केमी ऑस्मोसिस आपने पढ़ा था किसके अंदर फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमियोस्मोसिस सॉरी क्लोरोप्लास्ट में केमियोस्मोसिस हो रही थी और सेम केमियोस्मोसिस जो है वो किसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए केमियोस्मोसिस होती है और क्लोरोप्लास्ट की भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए केमियोस्मोसिस हो रही थी मगर का जो केमियोस्मोसिस था
वो था फोटोफॉस्फोरिलेशन। वहां पर जो केमियोस्मोसिस के जरिए एटीपी बन रहे थे उसको हम कह रहे थे फोटोफॉस्फोरिलेशन। और यहाँ पर जो केमियोस्मोसिस के जरिए एटीपी बनेंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। अब देखो ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन आपके पीएमसी के सिलेबस में भी है। पीएमसी के सिलेबस में ये दिया हुआ है टॉपिक ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। अब देखो ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन के बारे में क्या कह रही है आपकी बुक। तो oxidative phosphorylation is the synthesis of ATP molecule with the help of energy liberated during oxidation of reduced coenzyme NADH and FADH produced in respiration। कहता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन क्या है, इसमें सिंथेसिस होती है किसकी, एटीपी की। और ये एटीपी की सिंथेसिस किसकी एनर्जी से की मदद से होती है, उसकी उन कोएंजाइम्स की एनर्जी की मदद से होती है। आपको पता है एनएडीएच और एफएडीएच2 क्या है, ये कोएंजाइम है। ये कोएंजाइम जब इनकी जब रिडक्शन हो रही है, जब ऑक्सीडेशन हो रही है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, वो एनर्जी एटीपी बनाने में काम आती है। तो इस एटीपी बनने का जो बनना जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। यानी ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन में एनएडीएच और एफएडीएच की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, फिर एटीपी बन रहे हैं। और इसके बनने के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इसके बनने के मैकेनिज्म को हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस सिंथेसिस इज कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस। अभी अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो एंजाइम रिक्वायर होता है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाकर दिखाया था, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाकर दिखाया था ये इस तरह का जो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लगा हुआ होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको कहते हैं एटीपी सिंथेसिस। असल में एटीपी बनाने का काम यही करेगा। इट इज लोकेटेड इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यानी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ये उसमें जो है वो मौजूद होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एफ नॉट पार्टिकल और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं F1 पार्टिकल। तो कहता है F नॉट पार्टिकल इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। यानी अगर इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ऐसे, तो आप देख सकते हो कि ये F1 पार्टिकल किसके अंदर है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। और इसका काम क्या होता है, प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को क्या करवाना, मूव करवाना। कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ। देखो बाहर की तरफ ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जहां मैंने हाइड्रोजन बनाया है, और उसको कहां पर मूव करवाएगा, ये इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो नीचे वाला जो पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मूव करवाएगा। जबकि F1 इज एलिमेंट्री पार्टिकल, ये जो है वो F1 जो पार्टिकल है बेसिकली इज अ हेड। ये जो है वो ये क्या है, ये इसका हेड है। नीचे वाला एलिमेंट्री पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, हेड लाइक पार्ट है, विच इज प्रोजेक्टेड, जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की सरफेस से देख लें आप, ये बाहर की तरफ है। F1 जो है वो कहाँ, एफ नोट जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है, और F1 पार्टिकल आप देखें सरफेस से कहाँ है, बाहर की तरफ है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है। और ये बेसिकली कैटालाइज करता है एटीपी सिंथेसिस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडीपी विद फॉस्फेट विद और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उससे क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। असल एटीपी सिंथेसिस का काम कौन कर रहा है, असल में एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो कौन करेगा, वो ये F1 जो है वो पार्टिकल करेगा। एटीपी synthesis became active in ATP formation only when a proton gradient having higher concentration of hydrogen or proton ion uh, on the F naught side is compared to F1 side established। मतलब कहता है कि ये किस वक्त, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस वक्त जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा। मिसाल के तौर पे ये NADP रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स है। अब ये एटीपी किस तरीके से प्रोड्यूस करवाएगा, अब ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो कॉम्प्लेक्स के इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को कह रहे हैं एफ नॉट, और नीचे वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं, F1। तो कहता है ये F1 या एटीपी सिंथेसिस ये जो है ये किस वक्त एटीपी बनाने का काम करेगा, ये उस वक्त एटीपी बनाने का काम करेगा, ये उस वक्त एक्टिव होगा जब हाइड्रोजन आयन
एफ नोट पार्टिकल की तरफ, मतलब इंटर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, ऊपर वाले को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं ना, एफ नॉट पार्टिकल जो है वो किस तरफ है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, और एफ वन पार्टिकल कहाँ है, ये मैट्रिक्स की तरफ है। तो कहता है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी एफ नॉट पार्टिकल की तरफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन कम हो, एक ग्रेडियंट डेवलप हो, तो ये एटीपी सिंथेसाइज एंजाइम क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, तो इस एनर्जी को इस्तेमाल कर कर ये क्या बनाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट के साथ मिलाकर क्या बना देगा, एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पर यही बात जो है वो बता रहा है कि एटीपी सिंथेसिस बिकेम एक्टिव इन एटीपी फॉर्मेशन। ये एटीपी फॉर्मेशन के लिए उस वक्त एक्टिव होगा ओनली व्हेन अ प्रोटॉन ग्रेडियंट हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एफ नोट साइड पर, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा हो एज कंपेयर टू एफ वन साइड। और एफ वन साइड मतलब किसके अंदर, मैट्रिक्स वाले साइड पर हाइड्रोजन कम हो। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन थ्रू द एफ नोट चैनल इंक्लूड एफ वन पार्टिकल टू फंक्शन, यानी एफ नॉट से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो एक तरीके से जो है वो एक्टिव कर देते हैं किसको, एफ वन पार्टिकल को, उसके फंक्शन को जो है वो एक्टिव कर देते हैं, और उसके बाद वो क्या बनाना शुरू कर देता है, एटीपी की सिंथेसिस शुरू कर देता है। द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज यूज अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी, यानी ये जो ग्रेडियंट एनर्जी है ये एडीपी के साथ फॉस्फेट अटैच करने में इस्तेमाल होगी एज हाई एनर्जी बॉन्ड, और इसके हाई एनर्जी बॉन्ड बनाने बनेंगे। दिस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ऑक्सीडेशन, और इसको ये जो प्रोडक्शन होगी इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और ये जो पूरा बनने का मैकेनिज्म है इसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। अब एक और बात याद रखो, ये एक और चीज और यहाँ पर देख लें। देखो अब क्या होता है, जो दो एनएडीएच बने थे किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, 8 एनएडीएच बने थे क्रेब साइकिल और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। इन दोनों को मिलाकर बात करें तो कितने एनएडीएच बने थे, टोटल 8, टोटल 8 एनएडीएच बने थे, सही है? और एफएडीएच की अगर हम बात करें तो एफएडीएच जो बने थे वो क्रेब साइकिल में कितने बने थे, 2 बने थे। अब देखें, एक एनएडीएच के अंदर जो क्रेब साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो एनएडीएच बनते हैं, एक एनएडीएच के क्या बॉन्ड के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो कितने एटीपी बनाए, 3 एटीपी बनाए। तो मतलब 8 एनएडीएच बने हैं किस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, और एनएडीएच के अंदर कितने, और उसमें क्रेब साइकिल में और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में कितने एनएडीएच बने, 8। एक एनएडीएच में 3 एटीपी बनाने की एबिलिटी है उसके बॉन्ड में। तो 8 अगर एनएडीएच हैं तो वो कितने एटीपी बनाएंगे, 24। 8 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से तो कितने बन गए, 24। और जो ग्लाइकोलाइसिस से एनएडीएच आता है, असल में वो जब साइटोप्लाज्म में मूव करता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस से जो एनएडीएच आते हैं, वो कितने एटीपी बना सकते हैं, वो सिर्फ 2 एटीपी बना सकते हैं। उनमें सिर्फ इतनी एनर्जी होती है। तो 2 एटीपी बना सकते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4। ये कितने एटीपी बनाएँगे? ये सिर्फ 4 एटीपी बनाएँगे। और एफएडीएच की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। 2 एफएडीएच बनते हैं, ये भी सिर्फ 2 ही एटीपी बना सकता है। एक एफएडीएच कितने एटीपी बनाता है? बना सकता है 2। तो 2 एफएडीएच2 कितने एटीपी बनाएँगे? 4। तो यहाँ कितने एटीपी बन गए? 4 एटीपी बन गए। अब क्या होता है, अगर हम बात करें कि एटीपी की फॉर्मेशन की, तो एटीपी जो बन रहे हैं, टोटल 36 जो है वो एटीपी बनेंगे। आप देखें 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो ये 8 हो गए। अब 24 में अगर आप 8 कर दें तो ये कितने हो गए, ये टोटल हो गए 32। तो यहाँ पर तो टोटल होना चाहिए 32, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 36। तो 36 इस वजह से लिखा हुआ है कि 2 एटीपी बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 एटीपी बने थे किसके अंदर, क्रेब साइकिल में भी। तो टोटल जो रेस्पिरेशन में एटीपी बने वो कितने बन गए, वो बन गए 36। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि टोटल 36 एटीपी कैसे बनेंगे। तो टोटल 36 एटीपी बनने का जो है वो इस तरीके से बनेंगे जो मैंने आपको बता दिया।
कि 8 एनएडीएच रिलीज होंगे क्रेब साइकिल और ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन। पायरोवेट को मिलाकर कितने एटीपी रिलीज हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 8। और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट और क्रेब साइकिल से जो एनएडीएच निकलते हैं उनमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा, एक एक एनएडीएच में 3 एटीपी बनाने की एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 कितने बनाएंगे? 8 जो है वो 24 बना देंगे। और जो ग्लाइकोलाइसिस से एनएडीएच आते हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, उनमें एक एनएडीएच के पास एक एटीपी बनाने की एनर्जी होती है। तो वो कितने एटीपी बनाएंगे? 2। और एफएडीएच के बॉन्ड में भी इतनी एनर्जी नहीं होती, एक एफएडीएच टू एक एटीपी बना सकता है। तो यहाँ 2 हैं तो कितने बन जाएंगे? एक एफएडीएच 2 एटीपी बनाएगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ 2 जो है वो 4 बना लेंगे। और बाकी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए भी जो है वो 4 एटीपी बने थे। जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में जो एटीपी बने थे उसको कहते थे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से भी 4 बने। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 36। तो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो किसकी पढ़ी हमने? रेस्पिरेशन की जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने यहाँ पर डिस्कस की। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो आगे का जो टॉपिक है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन आपकी बुक में दिया हुआ है। अब 3 तरह की फॉस्फोरिलेशन हुई है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एक फोटो फॉस्फोरिलेशन और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इन 3 में फिर हम जो है वो क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।